हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजगण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर एक न्यू टॉपिक से हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि शुंग वंश के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने बात की थी मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने पड़ा। इसके पश्चात यानी मौर्य पतन के बाद क्या होता है कि मौर्य पतन के बाद शुंग वंश का राज्य स्थापित हो जाता है, यानी शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और वो क्यों होती है, कैसे है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश यानी कि हम बात कर रहे हैं शुंग वंश यानी कि यहाँ पर मौर्योत्तर काल की बात अपन करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। देखिए शुंग वंश यानी कि शुंग वंश का संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है। देखिए पुष्यमित्र शुंग कौन था। देखिए पुष्यमित्र शुंग था जो अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर देता है ये पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था। कौन, बृहद्रथ, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसने इस बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग क्यों करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था मौर्य वंश का जो प्रथम शासक भी बृहद्रथ के नाम से था और अंतिम शासक भी बृहद्रथ के नाम से है। तो डियर फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज में मत रहना, ठीक है। बात करते हैं देखिए आगे की। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण सेनापति था, बृहद्रथ की सेना के अंदर था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों करता है, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग क्यों करता है। देखिए पुष्यमित्र शुंग क्या था कि ये बृहद्रथ का एक ब्राह्मण सेनापति था। देखिए इस समय क्या होता है कि भारत में जो यवन है, यवनों का आक्रमण होता है। और यवन कहाँ के थे, बैक्ट्रिया यानी कि गांधार, और गांधार को जीतते हुए भारत की तरफ ये लौट रहे थे। और पुष्यमित्र शुंग को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पुत्र पर भी यवन आक्रमण करेंगे। और ये जो राजा है यानी कि बृहद्रथ बहुत ही निर्मल है, क्योंकि ये यवनों के प्रति कोई एक्शन नहीं लेगा। इसी रीजन को देखते हुए यानी कि अपने पाटलिपुत्र यानी कि मगध को बचाने के लिए उसने क्या कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो सम्राट था, अपना राजा था यानी बृहद्रथ की, वह हत्या कर लेता है और खुद वहाँ का शासक बन जाता है। इसीलिए वहाँ पर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। 185 BC के अंदर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। इसीलिए शुंग वंश का संस्थापक कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें तो देखिए ये बृहद्रथ ब्राह्मण सेनापति था, ठीक है, ब्राह्मण सेनापति था। इसीलिए क्या होता है कि इस समय भारतीय इतिहास में ब्राह्मण राज्य का क्या हो जाता है, आविर्भाव हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण राज्यों का आविर्भाव हो जाता है। क्योंकि इससे पहले बौद्ध धर्म यानी बौद्धों का बोलबाला था, लेकिन इसके पश्चात भारतीय इतिहास में ब्राह्मण राज्य का क्या आविर्भाव हो जाता है, यानी कि विकास हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र जो शुंग है उसको एक उपाधि दे रखी, सेनानी, यानी कि सेनानी की उपाधि वो धारण करता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिए शुंग कौन थे, पहले बात आती है शुंग कौन थे। इसके अलग अलग विचारों के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उनके माध्यम से, और अनेक जो विद्वान है, जो इतिहासकार उनके माध्यम से बताया जाता है कि ये कौन कौन कहाँ के थे, किस वंश के थे, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कहा गया है कि ये जो शुंग है यानी कि ये शुंग वंश के शासक हैं, यानी कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो मौर्य वंशीय शासक था, ठीक है। ये मौर्य वंश में एक शासक बनता है, तो यही मौर्य वंश शासक था, इसीलिए दिव्यावदान में ऐसा कहा गया है। लेकिन जो ईरानी यानी ईरानी नाम के अंत में मित्र शब्द लगा होता है, आपको पता है ईरानी नाम के पीछे क्या मित्र लगा होता है, यानी कि मित्र का मतलब होता है सूर्य, यानी कि ईरान में सूर्य उपासना की जाती है, यानी कि ईरान के अंदर क्या होता है, सूर्य की उपासना की जाती थी, इसीलिए ईरानी बताए गए हैं इसको। इसके अलावा एक विद्वान है काशी प्रसाद जायसवाल और एक पतंजलि का महाभाष्य, इन दोनों के माध्यम से बताया गया है कि ये एक कौन थे, ब्राह्मण थे। कौन, ये पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। तो ये चार इसमें क्या बताया गया है, यानी कि दिव्यावदान में तो मौर्य वंश से बताए, ईरानी के अंदर ये ईरानी बताए गए हैं, ठीक है। और काशी प्रसाद जायसवाल ब्राह्मण बताते, और पतंजलि का महाभाष्य यानी कि पतंजलि का महाभाष्य है उसमें ब्राह्मण बताया गया, ठीक है। देखिए विदर्भ के युद्ध में हस्तक्षेप होता है, यानी कि यज्ञसेन को हराता है। कौन, ये
पुष्यमित्र शुंग। और इससे हमें पता चलता है किसे मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का एक नाटक है उससे हमें पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने यक्षसेन को हरा देता है। ठीक है, विदर्भ के शासक यक्षसेन को हरा देता है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर यवनों यानी यूनानियों का आक्रमण होता है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे इसके बाद में एक अलग से यूनानियों का आक्रमण के बारे में हम एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यूनानी या यवन आक्रमण, देखिए राजनीति की दृष्टि से इस समय उल्लेखनीय पक्ष है भारत पर यूनानी आक्रमण, यानी इस समय भारत पर आक्रमण होता है यूनानियों का। यानी कि एक गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता में बताया गया है कि दुष्ट यूनानियों ने साकेत, ठीक है, साकेत, पांचाल, मथुरा, बाद में कुसुमपुर यानी कुसुमपुर पाटलिपुत्र पर भी वो आक्रमण करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, इसमें छोटी की मात्रा आएगी, तो आप उसको छोटी की मात्रा कर लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया जाता है किसके द्वारा? यूनानियों यवनों के द्वारा। और इससे हमें पता चलता है कि ये साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं गार्गी संहिता के माध्यम से। डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ से हम यवनों के आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं, तो मेरे साथ आप बने रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किस वंश के बारे में? शुंग के वंश के बारे में। ठीक है, वैसे हम इसके बारे में सभी के बारे में डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन सा काल है? मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल को हिंद यवन, शक और पल्लव भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो विदेशी राज्य और एक स्वदेशी राज्य। विदेशी राज्यों की अगर बात करें तो विदेशी राज्यों पर इंडो ग्रीक यानी जो हिंद यवन के थे, यहाँ का जो प्रमुख शासक था मीनांडर है, उसकी बात अपन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद शकों का आक्रमण, तो भारत पर शकों का राज्य स्थापित हो जाता है। शकों को सीतियन कहा गया और वहाँ का इस शकों का जो प्रतापी शासक था रुद्रदामन। आपको तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात के अंदर, उसके बारे में आपको पता जो इनके बारे में हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके बाद पहलव यानी कि पहलव को पार्थिन कहेंगे और पहलव या पार्थिनों का सबसे प्रतापी शासक हुआ है वो है गोंडो फर्जिज। ठीक है, इसके पश्चात कुषाण वंश को हम यूची कबीला भी कहते हैं, इसका प्रतापी शासक कनिष्क है। इसके बारे में सभी के बारे में डियर फ्रेंड्स हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम बात आज कर रहे हैं किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक है ये तो विदेशी राज्यों, अब स्वदेशी राज्य हम पढ़े हैं, हमने पढ़ लिया। मौर्य वंश के बारे में आपने पढ़ लिया। हम बात कर रहे हैं अब आज हम पढ़े शुंग वंश के बारे में। फिर इसके बाद हम कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण वंश का जो वीडियो है 5 से 7 मिनट का होगा, वो ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो गौतमीपुत्र सातकर्णी यानी कि सातवाहन वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश और कल हम एक वीडियो अपलोड करो 5 से 6 मिनट का कर्ण वंश के बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भारत पर क्या है, यवनों का आक्रमण होता है। ठीक है, देखिए विदेशी यवन हिंद यवन, इसको इंडो ग्रीक में देखिए हिंद यवन की 2 शाखाएं होती है, 2 वंश होते हैं उसके, एक तो यूक्रेटाइटिस वंश और एक यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश है। ठीक है, ये 2 वंश होते हैं। देखिए पहले हम बात करें यूक्रेटाइटिस वंश के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए यूक्रेटाइटिस वंश ने भारत पर आक्रमण करके अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाते हैं। ठीक है, यूक्रेटाइटिस वंश देखिए एंटियालकिड्स शासक हिंद यवन के यूक्रेटाइटिस वंश का शासक था, यानी कि एंटियालकिड्स था वो यूक्रेटाइटिस वंश का सबसे प्रतापी शासक बनता है। ठीक है, इसके द्वारा देखिए क्या क्या भारत में क्या क्या किया जाता है। एंटियालकिड्स शासक का एक राजदूत, इसका नाम है हेलियोडोरस। ठीक है, तो ये इसका राजदूत था, किसका? एंटियालकिड्स का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस है। ठीक है, देखिए हेलियोडोरस भारत को अपने राजदूत एंटियालकिड्स शासक ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत में क्या, यानी कि शुंग वंश के शासक के विदिशा बेसनगर को क्या, विदिशा बेसनगर में वो भेजता, किसमें? यानी कि एंटियालकिड्स अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजता है, यानी कि विदिशा या बेसनगर के अंदर। और उस वक्त शुंग वंश का शासक कौन था? भागभद्र था। ठीक है, ये हेलियोडोरस भारत में आता है, यानी कि विदिशा या बेसनगर में आता है और वहाँ पर गरुड़ स्तंभ, देखिए गरुड़ स्तंभ लगाता है, किसने? ये हेलियोडोरस। किसका राजदूत? एंटियालकिड्स का राजदूत था। ये किसके समय में आया था भारत में? शुंग वंश के शासक भागभद्र के समय में भारत में आया था। बहुत ही बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हेलियोडोरस ने विदिशा यानी कि बेसनगर में आकर गरुड़ स्तंभ लगाता है और हेलियोडोरस ने यहीं पर वैष्णव धर्म को भी ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आता है ये राजदूत हेलियोडोरस, या आकर यहाँ पर बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ लगाता है
था जो आपको दिख रहा है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लगा था और वहां पर आकर ये वैष्णव धर्म को क्या कर लेता, ग्रहण कर लेता है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक मैप के अकॉर्डिंग बताया है, विदिशा यानी कि बेसनगर, ठीक है, यहाँ पे आता है एक ये गरुड़ स्तंभ लगाता है, और गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा लगाता है, हेलियोडोरस के द्वारा, और ये कहाँ पे लगाता है, विदिशा बेसनगर के अंदर, ठीक है। और ये भागवत नाम अंकित करते हैं, यहाँ पर एक इस गरुड़ स्तंभ पर भागवत नाम अंकित करवाता है, स्वयं के लिए वासुदेव नाम अंकित, और स्वयं के लिए क्या कहता है कि वासुदेव के नाम अंकित करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हेलियोडोरस से भारत में शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में ये भारत आया, और ये भागभद्र शुंग वंश का कौन सा शासक था, 9वां शासक था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बात आगे करते हैं, यूक्रेटाइटिस वंश के भारत में अपनी राजधानी तक्षशिला को अपनाते, मैंने आपको पहले बता दिया। हेलियोडोरस भारत में वैष्णव धर्म को भी अपनाता है, यानी अनुयायी बन जाता, तो ये तो मैंने आपको यूक्रेटाइटिस वंश के बारे में बता दिया। अब हम दूसरे वंश यानी कि यूथिडेमस के बारे में, यानी कि डेमेट्रियस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूथिडेमस को हम डेमेट्रियस वंश भी कहते हैं। ये भारत में अपनी राजधानी शालकोट किसको कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। तो ये इस वंश ने भारत पर आक्रमण करके साकल या शालकोट पर अपना अधिकार करके साकल या शालकोट पंजाब को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके अलावा जो डेमेट्रियस वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, आपको पता है किसको बनाते हैं, ये बेसनगर को बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूथिडेमस है, डेमेट्रियस वंश है, इसका जो प्रसिद्ध जो शासक है मिनांडर। देखिए मिनांडर जो सिकंदर महान उससे भी खतरनाक या पराक्रमी शासक था, ठीक है। ये भारत पर शासन का 165 BC से लेकर 145 BC का, और इसको शालकोट पंजाब को अपनी राजधानी बनाता, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी होता, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपनी पुस्तक, यानी कि इसके समय एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसका नाम है नागसेन ने एक पुस्तक लिखी मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो, और कौन सी भाषा में, पाली भाषा में लिखता है। मिलिंद का अर्थ होता है मिनांडर, ठीक है, और पन्हो का अर्थ है प्रश्न, अर्थात इस पुस्तक में बताया गया कि मिनांडर नागसेन से आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, जिससे मिनांडर नागसेन से प्रभावित यानी कि इम्प्रेस हो जाता है। बात करते हैं आगे डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मिनांडर का वर्णन नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में की जाती है, ठीक है। देखिए एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इथियंस की एक नामक पुस्तक में बताया गया है कि मिनांडर के सिक्के भड़ौच यानी कि बंदरगाह, यानी कि भड़ौच कहाँ है, गुजरात या महाराष्ट्र की सीमा पर है, तो भड़ौच बंदरगाह में चलते अर्थात मिनांडर का साम्राज्य भड़ौच तक विस्तृत था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा मिनांडर का एक अभिलेख है, रेह अभिलेख, जो हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी नामक स्थान पर मिला है। हो सकता है कि मिनांडर साम्राज्य उत्तर प्रदेश तक। इसमें बताया गया है कि इस रेह अभिलेख में ये भी बताया गया है कि मिनांडर का साम्राज्य पूर्व में कहाँ तक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का साम्राज्य था, ठीक है, और दक्षिण में भड़ौच, ओके। मिनांडर ने भारत में डेमेट्रियस की राजधानी साकल यानी शालकोट को बनाता है। शालकोट पंजाब उस समय शिक्षा व व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक विद्वान है स्ट्रेटो सेकंड, यानी सेकंड है यूथिडेमस डेमेट्रियस वंश के शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने भारत पर शीशे या कांच के सिक्के उसने चलाए, ठीक है। हिंदी यवन शासकों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, लेकिन नियमित स्वर्ण मुद्रा का जो भारत में विम कड़फिशियस के द्वारा जो कनिष्क के समय का ये शासक विम कड़फिशियस के द्वारा ये चलाया गया था स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। हिंदी और इंडो ग्रीक वंश का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ देखिए भारत में विदेशी शक्ति का आक्रमण क्रमवार यानी हिंद यवन के पश्चात है शकों के बाद पहला और पहलाओं के बाद कुषाण, ठीक है। जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये तो हमारे भारत में यवनों का आक्रमण। अब हम वापस चलते हैं किसके कौन से टॉपिक पे चलते हैं। देखिए हम आप वापस है शुंग वंश के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। शुंग वंश के बारे में वापस चलते हैं, ठीक है, आ जाइए, ओके। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं वापस। देखिए पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा यानी कि टीका लिखा। यवनों ने क्या किया, जो राजस्थान के अंदर जो नगरी जिसको पहले माध्यमिका भी कहते हैं और आज वर्तमान में इसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़, यानी कि यवनों ने भारत पर यानी भारत के राजस्थान राज्य के माध्यमिक नगरी यानी चित्तौड़गढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया। इससे पता कहाँ से चलता, पतंजलि के महाभाष्य में पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम यानी कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के
अश्व यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार पुष्यमित्र सुंग के पौत्र वसुमित्र को सौंपा गया, लेकिन सिंधु नदी के किनारे यवनों को उसे अश्व को पकड़ लिया और लेकिन वसुमित्र उन्हें पराजित कर दिया और अश्व को यानी कि घोड़े को वह छुड़ा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कालिदास का एक मालविकाग्नि मित्रम एक नाटक है, उसमें बताया जाता है कि जो पुष्यमित्र सुंग एक क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात क्या करते हैं कि वो अपने एक घोड़े को निर्बाध छोड़ते हैं और घोड़ा चला जाता है कहाँ तक, सिंधु नदी के किनारे तक। यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे पर यवनों के द्वारा इस घोड़े को पकड़ लिया जाता है। तो फिर पुष्यमित्र सुंग का एक पौत्र था यानी कि पोता वसुमित्र क्या करता है, यवनों से आक्रमण करता है और यवनों से आक्रमण करके उस घोड़े को छुड़वा लेता है। तो ये भी हमें जानकारी मिलती है मालविका अग्निमित्रम के माध्यम से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल और या महाकाव्य काल के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार अश्वमेध यज्ञ का संपादन शुंग वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये भी हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल के बारे में काल में। देखिए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख धन देव यानी कि अश्वमेध का उल्लेख एक है धन देव के अयोध्या अभिलेख में हुआ है, यानी कि धन देव कि एक अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पतंजलि के महाभाष्य में भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋतिज यानी कि पुरोहित का कार्य भी स्वयं पतंजलि ने ही किया था। ठीक है, तो इसमें पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया गया है कि अश्वमेध का यज्ञ पुष्यमित्र यज्ञ करवाता है और उसका जो पुरोहित स्वयं कौन रहता है, पतंजलि रहता है। यानी कि पुरोहित को क्या कहा गया है, ऋतिज कहा गया है। ठीक है, ऋत्विज कहा गया है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम में भी अश्वमेध का उल्लेख बताया, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। देखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया यानी बौद्ध वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। यानी कि पुष्यमित्र ने क्या वैदिक धर्म का पुनः उसको प्रतिष्ठा ने स्थापित किया, इसलिए वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। किस काल को, पुष्यमित्र शुंग के काल को कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ और परंपराओं में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है। यानी कि बौद्ध धर्मों का उत्पीड़क पुष्यमित्र शुंग ने कहा जाता है क्योंकि इसके पश्चात भारत में ब्राह्मण राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसको उत्पीड़न क्यों कहा गया, क्योंकि एक दिव्यावदान बौद्ध एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बताया गया कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। उसने 84,000 स्तूप बनाए थे। ठीक है, तो स्तूपों को नष्ट करवा दिया और घोषणा की कि जो मुझे एक श्रमण का सिर लाकर देगा उसे ये 100 दिनार इनाम में दिया जाएगा। लेकिन इस समय सांची या बरहूत के स्तूपों का विस्तार किया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म का उत्पीड़क किसको कहा गया, पुष्यमित्र शुंग को क्यों कहा गया, क्योंकि दिव्यादान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप उसने बनाए थे और उस 84,000 स्तूपों को क्या नष्ट किसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और उसने एक घोषणा की, अगर कोई मुझे एक श्रमण एक श्रमण का सिर लाकर देगा उसको 100 दिनार सोने की मुद्रा में आपको इनाम में दूंगा। तो ये बात अशोक जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा घोषणा की जाती है। लेकिन डियर फ्रेंड इसी समय इसीलिए उसको बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है, उत्पीड़क कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय क्या होता है कि इन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया, लेकिन एक तो सांची का स्तूप, एक बरहूत का स्तूप, उसका उसने क्या किया, विस्तार किया, उसका विकास किया। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में हम एक बार फिर से थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए बरहूत का जो स्तूप है, यानी बरहूत का स्तूप की खोज देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1877 ईस्वी में की थी और कहाँ पे, सतना मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग। देखिए निर्माण करवाया है, निर्माण यानी स्थापना और किसी ने करवाया, लेकिन इसका पुनर्निर्माण यानी कि इसकी टूट फूट यानी जीर्णोद्धार किसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। बरहूत का स्तूप कहाँ है, सतना मध्य प्रदेश में। एक है सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में रायसेनी में है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सांची में भी तीन स्तूप है, एक बड़ा और 2 छोटे छोटे हैं। जो एक बड़ा जो स्तूप है उसको महास्तूप कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों का धातु अवशेष यहाँ पर मिले हैं। क्योंकि धातु अवशेष का मतलब जो महात्मा बुद्ध है अपने जीवन में जो जिस धातु का प्रयोग है उसका जो अस्तित्व है या उसकी प्रमाण हमें बरहूत सांची के स्तूप यानी कि बड़ा स्तूप है वहाँ से मिलता है। इसके अलावा इसमें देखिए
ये जो भरूच का जो सांची का स्तूप है, जो महास्तूप, उसको वह किसका बना था? ईंटों से बना हुआ था, लेकिन इसकी काष्ठ वेदिका के स्थान पर इसके यहाँ पर पाषाण पाषाण यानी कि पाषाण है, पत्थर की वेदिका बनाने वाले कौन से शासक थे? ये था शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, इसके अलावा दो छोटे छोटे स्तूप हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे, एक छोटे स्तूप में अशोक के धर्म प्रचारक के अवशेष रखे हुए हैं, और एक छोटा स्तूप है जहाँ पर एक जो महात्मा बुद्ध है उसके दो प्रमुख शिष्य थे, एक तो सारिपुत्र और एक महाबोध गल यानी इसके अवशेष भी यहाँ पे मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सांची का स्तूप और भरूच स्तूप के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग को ओदमिज। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को ओदमिज कहा गया। ओदमिज अचानक उड़ने वाला व्यक्ति कहा गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और क्या क्या बातें हैं। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान में प्राप्त शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, ठीक है, संकीर्षण और प्रथुम्बन, सांबा और अनिरुद्ध की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख किया है। अर्थात शुंग वंश भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ, जो पुष्यमित्र के काल में विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश का उपराजा था। यानी कि विदिशा यानी उस समय विदिशा महत्वपूर्ण राज्य था उस समय, यानी कि शुंग वंश के काल में। ठीक है, इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शासक बनता है भागभद्र, जो शुंग वंश का 9वां शासक होता है। देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके काल में, ठीक है, इसके काल में तक्षशिला में यवनों का आक्रमण होता है, यानी कि किसका? एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ लगाता। मैंने आपको बता दिया है। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कुसुम ध्वज थी। ठीक इस समय मनुस्मृति की रचना, संस्कृत का विकास पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी उसने कमेंट भी लिखा, टीका लिखा। शुंग वंश में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ, यानी कि शुंग वंश में जो स्तूप थे उसमें पाषाण का यानी कि पत्थरों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं देवभूति। देखिए देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक था, यानी कि 75 BC में इसकी हत्या इसी के प्रधानमंत्री वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो यवनों पर भारत पर जो आक्रमण के क्या प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही शुंग वंश यानी शुंग काल के अंदर हमारे भारत पर क्या क्या बातें की जाती है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या हमें सीख मिलती है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी शुंग काल में होती है। पहला फैक्ट। ठीक है, विदिशा का गरुड़ स्तंभ शुंग वंश में ही लगा है, आपको पता है। अजंता का 9वां चैत्य मंदिर शुंग शासकों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नासिक व कार्ले का चैत्य मंदिर भी शुंग शासकों के द्वारा करवाया गया। मथुरा में अनेक यज्ञ यक्षणों की मूर्तियां भी स्थापित शुंग शासकों के द्वारा ही लगाई गई थी। ठीक है, इसके पश्चात आगे बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में एक विहार था, उसको कुकुटाराम विहार कहा गया है। इस कुकुटाराम विहार पर जो पुष्यमित्र शुंग 3 बार आक्रमण करता है, लेकिन तीनों बार में ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो कुकुटाराम विहार कहाँ पे है? पाटलिपुत्र मगध में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने कुल 36 साल तक भारत पर शासन किया। ठीक है, आगे बात करें, भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ज्ञान प्राप्त किया, जैसे सप्ताह में 7 दिन जो विभिन्न ग्रहों के नाम पर रखा गया। ऐसा कहाँ से हमें जानकारी मिलती? यवनों की देन है। इसीलिए गार्गी संहिता, एक गार्गी बहुत ही विदुषी महिला थी, गार्गी संहिता में बताया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का भी ऋणी रहा है, क्योंकि जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी भारत ने सीखा वो यूनान से ही सीखा है, इसीलिए वह यूनान का ऋणी है। इसमें लिखा है, किसमें? गार्गी संहिता में लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर यानी कि खतरनाक जाति है, किंतु ज्योतिष के क्षेत्र में मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय है, यानी कि वे पूजनीय है। ठीक है, एक वराहमिर है। वराहमिर कहता है यद्यपि यूनानी मल्लेच्छ गंदी जाति है। ठीक है, गंदी जाति यद्यपि यूनानी मलेच्छ है, किंतु ज्योतिष के विद्वान है। ये क्या है? ज्योतिष के बड़े विद्वान, इसीलिए प्राचीन ऋषियों की भांति वो भी क्या है? पूजनीय है, पूज्य है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें आगे बात करें, यवनों से हमें सिक्के बनाने की कला यवनों से हमने सीखी है। गांधार शैली का विकास उसी समय हुआ, यानी गांधार शैली क्या है? यूनानी शैली
प्लस हमारी जो मथुरा शैली के संयुक्त रूप से एक मिश्रित शैली बनी है, गांधार शैली, उसका निर्माण हुआ है, जो हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम में विकसित हुई है। ठीक है, बात करते हैं आगे। संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप, पटाक्षेप क्या होता है? प्रथा प्रथा का प्रचलन भी यहाँ से हमें चला है। कहाँ से? पुष्य वंश से ही चला। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ लिया है, और इसमें बीच में यवनों के आक्रमण के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे, और वो है कण्व वंश के बारे में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हम 7 से 8 मिनट का ही वीडियो रहेगा। इसके पश्चात आगे सातवाहन वंश यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं, और मज़ेदार टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरा जो टीके स्टडी क्लास है, मेरा तो नहीं है फ्रेंड, आपका ये, मेरा तो कहाँ है। ठीक है, तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, और उसकी लाइक कीजिएगा, और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।